नमस्कार साथियों, ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आप यूपी टेट के अंतर्गत हिंदी विषय में आज का टॉपिक पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह के बारे में हम आपको बताएंगे। तो विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। यदि हम कोई वाक्य पढ़ते हैं, पहले लिख लेते हैं विराम का अर्थ। विराम का अर्थ रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना। यदि हम कोई वाक्य पढ़ते हैं या लिखते हैं तो स्पष्ट भाषा को स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कहीं कहीं पर रुकते हैं, हल्का रुकते हैं, कहीं कहीं पर ज्यादा रुकते हैं। जहां जहां पर ज्यादा रुका जाता है या कम रुका जाता है, वहां पे जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। इसको हम समझ सकते हैं, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। भावों भावों और विचारों को, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का, जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में, या अंत में किया जाता है, में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें विराम ओहो उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। किस लिख लेते हैं प्रयोग नहीं से हुआ। चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, उन्हें उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कहते हैं। फिर से देखते हैं। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम 3 वाक्य लिख रहे हैं, आप समझिए। पहला वाक्य लिख रहा हूं, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, ये हो गया पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है रोको मत जाने दो। मत जाने दो। तीसरा वाक्य है
रोको मत, रोको मत, जाने दो, जाने दो। अब इन तीनों वाक्य को पढ़िए और समझिए। पहला वाक्य है रोको मत जाने दो, दूसरा वाक्य रोको मत जाने दो, इसका अलग अर्थ है। तीसरा वाक्य है रोको मत जाने दो, इसका अलग अर्थ है। यहाँ पे मना किया जा रहा है मत जाने दो, यहाँ पे जो है मना नहीं किया जा रहा है, यहाँ कह रहा है कि जाने दो। तो इससे हम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इनको वाक्य को समझने के लिए हमें विराम चिन्ह का उपयोग करना होता है। हिंदी में जो विराम चिन्ह है वही विराम चिन्ह अंग्रेजी में होते हैं। केवल व केवल जो पूर्ण विराम है, हिंदी में पूर्ण विराम को ऐसे लाइन से खींच देते हैं और इंग्लिश में जो फुल स्टॉप है उसको हम एक बिंदी से दर्शा देते हैं। तो जो हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह हैं वो निम्नवत हैं, आपको पढ़ना है। प्रमुख विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं उसको आपको पढ़ना है। जैसे पहला है विराम चिन्ह पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, इसे ही विराम बोलते हैं, विराम, पूर्ण विराम या विराम। जो इसका चिन्ह होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह एक लाइन होता है, ऐसे आप लाइन लिख दीजिए, ये है पूर्ण विराम। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, आइए ये जानते हैं। जो पूर्ण विराम चिन्ह होता है ये प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, बोधक वाक्य को छोड़कर, वाक्य को छोड़कर, वाक्य को छोड़कर सभी जगह हम पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य को छोड़कर सभी जगह हम पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। यदि हम प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं, यदि हम प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं या किसी आदमी का चित्रण कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सजीव चित्रण के लिए, सजीव चित्रण के लिए, सजीव चित्रण, चित्रण के लिए भी हम पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। जैसे पहला है, यहाँ पे जो उदाहरण होगा वो क्या होगा, मान लीजिए लिख दिया मैंने, राम जाता है, यहाँ पे लगाएंगे पूर्ण विराम। सजीव चित्रण क्या हो जाएगा, जैसे हम प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं, संध्या का समय, संध्या का समय पूर्ण विराम, आकाश में लाली, आकाश में लाली पूर्ण विराम, सुनसान पथ, सुनसान पथ, यहाँ भी क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम हो जाएगा, सुनसान पथ, यहाँ लिख देते हैं, पूर्ण विराम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य को छोड़ करके हर जगह जो है पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करना है। अगर सजीव चित्रण करना है किसी व्यक्ति या वस्तु का, किसी प्रकृति का, तो हमें वहां भी पूर्ण विराम का उपयोग करना है। अगर दोहा या चौपाई लिख रहे हैं, दोहा या दोहा
या अगर चौपाई आप लिख रहे हैं, चौपाई में जो पहली लाइन होगी, पहली लाइन में एक बार पूर्ण विराम लगाएंगे, पहली लाइन में ऐसे एक बार, और दूसरी लाइन में क्या करेंगे, दूसरी लाइन में दूसरी लाइन में 2 बार पूर्ण विराम, दूसरी लाइन में 2 बार, जैसे लिख दिया, कोई भी चौपाई आप लिख दीजिए, वहां पहली लाइन में क्या करेंगे, एक लाइन इसे लगाएंगे, दूसरी लाइन में 2 लाइन लगा देंगे। फिर जो हमारा अगला विराम चिन्ह आता है, दूसरा विराम चिन्ह, जो दूसरा विराम चिन्ह है वो है, दूसरा विराम चिन्ह है, दूसरा विराम चिन्ह है वो है अर्ध विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह। इसका जो चिन्ह होता है वो कैसे होता है, ऐसे होता है। तो जो अर्ध विराम होता है वो कहाँ पर लगाया जाता है, कहाँ पे उपयोग होता है, यदि वाक्य में हम पूर्ण विराम से, यदि वाक्य में पूर्ण विराम, यदि पूर्ण विराम से कम समय, पूर्ण विराम से कम समय और अल्प विराम से, और अल्प विराम से अधिक समय लगे, से अधिक समय लगे, यदि पूर्ण विराम से कम समय और अल्प विराम से अधिक समय लगे तो वहां पे हमें अर्धविराम का उपयोग करना चाहिए। अगला है, इसका उदाहरण जैसे देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, सीता फेल होती रही, सीता फेल होती रही, होती रही, यहाँ पे हम रुक रहे हैं, सीता फेल होती रही, फिर भी मेहनत करती रही, फिर भी मेहनत करती रही, फिर भी मेहनत करती रही। ऐसे वाक्य में हम कहाँ लगाएंगे, अर्धविराम। फिर अगला प्रकार आता है तीसरा, तीसरा प्रकार है अल्प विराम, तीसरा प्रकार है अल्प विराम, अल्प विराम। इसका जो चिन्ह होता है वह चिन्ह होता है ऐसे, ऐसे होता है। अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है। अल्प विराम का चिन्ह हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। यदि, अच्छा, अल्प विराम चिन्ह कहाँ लगता है, तो अल्प विराम जो होता है वो अर्ध विराम की तुलना में कम समय अगर रुकना है, अल्प, अगर अर्ध विराम की, अर्ध विराम की तुलना में कम समय रुकना हो, कम समय, यदि अर्ध विराम की तुलना में कम समय रुकना पड़े,
तो वहाँ पे हमें अल्पविराम का उपयोग करना चाहिए। कई सारे पॉइंट हैं, उसको भी जान लेते हैं कहाँ कहाँ पे हम अल्पविराम लगाते हैं। पहला है, यदि कोई वाक्य हाँ, नहीं, वस्तुतः, बस, अच्छा, अच्छा, अतः से प्रारंभ हो रहा है, से प्रारंभ हो रहा है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम लगाएंगे। प्रारंभ हो रहा है, हो रहा है, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? अल्प विराम लगाएंगे। जैसे हाँ, मैं लिख सकता हूँ, उदाहरण के तौर पे देख सकते हो। हाँ, मैं लिख सकता हूँ। हाँ, मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्प विराम का उपयोग होगा। दूसरा पॉइंट आता है, ये पहला पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था। फिर दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट है, यदि आप पत्र लिख रहे हैं, पत्र में अगर आप किसी को संबोधित कर रहे हैं, पत्र में संबोधन में, इसको लिख ले, पत्र में संबोधन, संबोधन में, जैसे आप लिख रहे हैं पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, यहाँ पे क्या लगाएंगे? नोट कामा। फिर से लिख रहे हैं मान्यवर, मान्यवर के बाद क्या लगाएंगे? कामा। या लिख रहे हैं आप महोदय, महोदय लिख रहे हैं, इसके बाद भी क्या लगाते हैं? कामा। यदि आप प्रिय लिख रहे हैं, तो ऐसे जो शब्द हैं, अगर आप किसी को संबोधित कर रहे हैं तो वहां पे आपको अल्प विराम लगाना होगा। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, गिनती में। अगर आप गिनती लिख रहे हैं, गिनती लिखते समय, गिनती लिखते समय, गिनती लिखते समय, अगर ये आप गिनती लिख रहे हैं समय, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आप लिख रहे हैं, तो वहां भी आपको अल्प विराम लगाना चाहिए। अगला पॉइंट है, यदि कोई वाक्य जो है उसमें किंतु आ रहा है, परंतु आ रहा है, क्योंकि आ रहा है, इसलिए आज शब्दों से पूर्व भी लगाना चाहिए। तो मान लीजिए किंतु आ रहा है, वाक्य में किंतु आ रहा है, परंतु आ रहा है, परंतु आ रहा है, इसलिए आ रहा है, इसलिए आ रहा है, तो वहां भी क्या लगाएंगे आप लगाएंगे अल्प विराम, किंतु परंतु, इसलिए आदि शब्द के पहले, आदि शब्द के पहले लगाएंगे। एक ये पॉइंट हो गया। फिर पांचवा पॉइंट है, जो पांचवा पॉइंट, अगर मान लीजिए आप तारीख के साथ महीना लिख रहे हैं, यदि तारीख के साथ में, तारीख के साथ में अगर आप महीना भी लिख रहे हैं, तो आपको महीना लिखने के बाद 2 अक्टूबर सन 1869, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? कॉमा लगाएंगे। पांचवा पॉइंट ये नोट कर लीजिए। अगर दिनांक के साथ महीना भी लिख रहे हैं तारीख के साथ में, तो वहां भी आपको कॉमा लगाना चाहिए। जो छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट है, अगर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो, एक ही शब्द की, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति अगर हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो आपको वहां पे कामा लगाना चाहिए। जैसे भागो भागो चोराया, तो भागो भागो 2 बार आ रहा है, तो वहां पे आपको
कामा लगाना चाहिए। सातवां पॉइंट है, सातवां पॉइंट है, अगर मान लीजिए आपके वाक्य में एक से अधिक संज्ञा आते हैं, सर्वनाम आते हैं, तो उनको अलग अलग लिखने के लिए भी आपको कामा लगाना चाहिए। जैसे आप राम आ गया, राम, सीता, मोहन, राम, सीता, मोहन और गीता। राम, सीता, मोहन, मोहन और गीता पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। राम, सीता, मोहन और गीता पढ़ रहे थे। यहाँ पे आपको कामा लगाना चाहिए। तो अगला प्रकार है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है। इसको कहाँ लगाते हैं? ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं वहां पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे लिख दिया तुम क्या खा रहे हो, अगर प्रश्न पूछा जा रहा है आपको अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। जैसे जैसे यह क्या है, यह क्या है, यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। पांचवा प्रकार है, पांचवा प्रकार है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि विस्मयादि बोधक बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं वहां पे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, एक लाइन और नीचे बिंदी लगा देते हैं। यदि वाक्य में अ, विस्मय आ गया, विस्मय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, विस्मय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य प्रकट करने वाले यदि शब्द आ रहे हैं तो हम वहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगाते हैं। अगला जो है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, इसे ही हम बोलते हैं अवतरण, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह। इसका चिन्ह कैसे होता है? इसका चिन्ह होता है ऐसे, उद्धरण चिन्ह का होता है इस प्रकार से। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? अगर किसी वाक्य को हम ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, किसी वाक्य को ज्यों का त्यों बोलने या लिखने के लिए, ज्यों का त्यों बोलने या लिखने के लिए हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला प्रकार है, अगला प्रकार है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है। इसका जो उपयोग करते हैं, जैसे पहला है युग्म शब्दों के मध्य, युग्म शब्दों के मध्य, मध्य करते हैं। जैसे लाभ हानि, लाभ हानि,
राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति, इन शब्दों के बीच हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यदि तुलनात्मक वर्णन कहीं हो रहा है, तुलनात्मक तुलनात्मक शब्द, तुलनात्मक शब्द जैसे सा रहा है, सी, से, तो इसके पहले हम लगाते हैं, तुलनात्मक शब्द के पहले योजक चिन्ह को लगाते हैं। जैसे फूल सा चेहरा, उदाहरण है फूल सा चेहरा। जैसे फूल सा चेहरा, तो यहाँ पे हम सा के पहले क्या लगा देंगे, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, योजक चिन्ह लगा देंगे। फिर अगला जो प्रकार है वो है कोष्ठक। अगला है कोष्ठक। तो कोष्ठक का उपयोग हम कोष्ठक कोष्ठक का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, और ये किसी कठिन बात को सरल शब्दों में व्यक्त करने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए। कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, करने के लिए, जैसे राम में बहुत सामर्थ्य है, तो यहाँ पे हम सामर्थ्य के बाद ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं शक्ति। राम में बहुत सामर्थ्य, ब्रैकेट में शक्ति है। कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला जो प्रकार है वह है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा, योजक चिन्ह से बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह का उपयोग कहाँ करते हैं, कहानी या संवाद लिखने के लिए, कहानी या संवाद लिखने के लिए, कहानी या संवाद लिखने के लिए, लिखने के लिए। अगर किसी कहानी में कई सारे कैरेक्टर हैं, कई सारे कैरेक्टर हैं, तो वो जो बोलते हैं उसको हम क्या लगाते हैं, निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। जैसे राकेश के सामने हम निर्देशक चिन्ह लगाएंगे और जो राकेश बोलेंगे उसको हम लिख देंगे। फिर अगला है हमारा जो प्रकार है वह है हंस पद। अगला प्रकार है हंस पद। हंस पद, हंस पद को हम त्रुटिबोधक चिन्ह बोलते हैं। हंस पद को त्रुटिबोधक त्रुटिबोधक चिन्ह बोलते हैं। इसका चिन्ह कैसे होता है, हंस पद का जो चिन्ह होता है वो ऐसे बोलते हैं। यदि हम किसी वाक्य को लिखते समय किसी शब्द को भूल जाते हैं तो हंस पद लगाकर हम उस शब्द को लिख सकते हैं। जैसे अ, गलती सुधारने के लिए इसका जो उपयोग होता है, गलती गलती सुधार हेतु,
गलती सुधार हेतु। जैसे अगर आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप वाक्य लिख रहे हैं, वाक्य में कोई शब्द आप भूल जाते, राम, राम, तुम, राम, राम गया, मान लीजिए लिख दिया मैंने राम गया। यहाँ पे मैं बाजार भूल गया, तो हम यहाँ पे बाजार ऊपर लिख देंगे, बाजार को यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, बाजार, राम बाजार गया। ये है त्रुटिबोधक चिन्ह। फिर अगला आता है रेखांकन चिन्ह। अगला जो प्रकार है वह है रेखांकन, रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह। तो जो रेखांकन चिन्ह होता है उसे इंग्लिश बोलते हैं हम अंडरलाइन। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? महत्वपूर्ण शब्द या पद को रेखांकित करने के लिए। अगर किसी वाक्य में कोई महत्वपूर्ण शब्द है, उसको महत्वपूर्ण शब्द है या कोई पद है तो उसको हम रेखांकित करते हैं। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्द को महत्वपूर्ण शब्द को रेखांकित करना, शब्द को रेखांकित करने के लिए, करने के लिए। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित कृति है। तो यहाँ पे रामचरितमानस क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण शब्द है, उसके नीचे हम अंडरलाइन लगा देंगे। फिर अगला प्रकार आता है लाघव चिन्ह, जो 12वां प्रकार है। लाघव लाघव चिन्ह, लाघव लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। लाघव चिन्ह का कहाँ उपयोग करते हैं? हम संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए, संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। जैसे आपने लिखा है यूपी, यूपी का मतलब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऐसे लिखा है। अगर प्रो प्रो यहाँ ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रोफेसर, प्रोफेसर इसका मतलब हो जाएगा प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर हो गया। डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर में क्या हो जाएगा? ऐसे लिखो, जैसे लिखा है डॉक्टर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डॉक्टर। फिर अगला चिन्ह है हमारा लोप चिन्ह, लोप चिन्ह। 13वां चिन्ह है लोप चिन्ह। जो लोप चिन्ह का चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, ऐसे। लोप चिन्ह का कहाँ उपयोग करते हैं? अगर हम किसी वाक्य में कुछ अंश को छोड़कर लिखने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
कुछ अंश छोड़कर लिखने के लिए, कुछ अंश छोड़कर लिखने के लिए, लोप चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में लिख लो, समझ लो डॉट 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 कुछ होने वाला, ये है लोप चिन्ह। फिर अगला प्रकार आता है विवरण चिन्ह। अगला प्रकार है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? किसी विषय वस्तु का सविस्तार वर्णन के लिए। सविस्तार वर्णन के लिए, अगर कोई टॉपिक है, अगर उसके सामने आप विवरण चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं, उसका मतलब आप उस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, विस्तार से समझाने जा रहे हैं। अगला है हमारा प्रकार जो वो है अपूर्ण विराम या उपविराम। अपूर्ण विराम, विराम या उपविराम। उपविराम, इसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, विषय वस्तु का परिचय देने के लिए। इसके लिए उपयोग किया जाता है विषय वस्तु का परिचय देने के लिए, विषय वस्तु का परिचय देने के लिए हम उपविराम का उपयोग करते हैं। फिर अगला प्रकार है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? या अथवा बताने के लिए। तिर्यक रेखा, इसका साइन होता है ऐसे। योग कहाँ करते हैं? या अथवा के लिए, या अथवा के लिए। अगर आपके पास दो विकल्प है, जैसे इसमें लिख दिया या तो ये क्वेश्चन करिए तो ये क्वेश्चन करिए, अथवा के लिए। जैसे मान लीजिए सामर्थ्य, तिर्यक रेखा, शक्ति। जैसे सामर्थ्य बोलिए या बोलिए शक्ति, दोनों बात एक ही है। ये जो जो हमारे विराम चिन्ह हैं, ये इतने विराम चिन्ह हैं। इन्हीं विराम चिन्हों से हम, हमारे जो यूपी टेट में क्वेश्चन आता है, वो वाक्य मान लीजिए कोई वाक्य आ रहा है, उसमें विराम चिन्ह नहीं लगा है, आपको बताना है कि वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो हमने पढ़ा कि पहला पढ़ा पूर्ण विराम, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम, फिर अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह, फिर अगला है उद्धरण या अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक, निर्देशक चिन्ह, अंत त्रुटि बोधक चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम या उपविराम। उसके बाद तिर्यक रेखा। इतने हम विराम चिन्ह को पढ़ें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने अन्य साथी के साथ शेयर करिए। और यदि कोई क्वेरी रह जाती है, यह टॉपिक समझ में नहीं आया है, इसको और डिटेल से पढ़ाया जाए, या कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, आप उसको भी बताइए कमेंट बॉक्स में। आपका जो भी क्वेरी उसका निराकरण किया जाएगा, या हमारा जो आधिकारिक मेल है उस पर आप मेल करिए, या जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, और ये learningwithsrj@gmail.com, यहाँ पे आप जीमेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।